1000 के ऊपर जो है आदमी को आइडेंटिफाई किया गया और इनको डिटेन भी किया गया। घर घर जाके डोर टू डोर इन्होंने जितने भी आइडेंटिफाई करे। सबसे बड़ी साजिश क्या है मैम? नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी। बंगाल से कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में लगभग 1000 लोगों की पहचान करके उनको हिरासत में लिया गया है। इधर दिल्ली में एनआईए अदालत में अलग से एफआईआर दर्ज की गई है। इसे समझते हैं। पहले उदय भानु जी का स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनविंदर जी, आपको बहुत सारे नमस्ते और सारे आपके दर्शकों को भी मैं इस पॉडकास्ट में आमंत्रण करता हूं। सर, बॉर्डर पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के जो इन्होंने अभियान चलाया उसमें लगभग 1000 लोगों की पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया गया है एंड दिस इज अ बिग एक्शन। क्या ये लोग जिनकी धरपकड़ हुई है चुनाव में कुछ कांड करने वाले थे? मैडम, साफ कहे तो ये बीएसएफ और सीआरपीएफ का सफाई अभियान चल रहा है। इसीलिए चल रही है क्योंकि एनआईए को इन्वेस्टिगेशन में अपना एजिटेशन का ऑब्जेक्टिव पता चल गया। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एसआईआर का अगेंस्ट में एजिटेशन करना नहीं था। मैं शुरू से ये बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे साजिश और बहुत बढ़िया प्लानिंग के मुताबिक ये सारे सब कुछ हुआ। अब साजिश का नंबर 1 जो चीज जो सामने आया एनआईए इन्वेस्टिगेशंस में आया, ये हमारा बोलने से, ये किसी को बोलने से नहीं, वो है साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल को कट ऑफ करना। और जिनका नतीजा आपने देखे, इन एजिटेशन के दौरान काफी सारे आर्मी ट्रक को भी रुका गया था। अभी फिलहाल पिछले कल से जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद बिल्कुल ये मोथाबाड़ी में और ये सारे ब्लॉक जो है सुजापुर, कालियाचक, इसमें यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है बीएसएफ और सीआरपीएफ का। सफाई अभियान में करीब 1000 के ऊपर जो है आदमी को आइडेंटिफाई किया गया और इनको डिटेन भी किया गया। घर घर जाके डोर टू डोर इन्होंने जितने भी आइडेंटिफाई करे। सबसे बड़ी साजिश क्या है मैम, आपको हम बताते हैं, खुलासा करते हैं। जो एनआईए के रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ, वो सबसे बड़ा खुलासा किया। जो 12 सीसीटीवी कैमरा जो वीडियो ब्लॉक पे लगा हुआ था ऑफिशियली, उनमें से 9 वर नॉन फंक्शनिंग। अब किस लिए नॉन फंक्शनिंग? ये जानबूझ के उसको बंद कर दिया गया, उसको फंक्शन रोक दिया, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो इनके सारे इन्वेस्टिगेशन आप सोचिए डिपेंड कर रहे हैं 3 वीडियो कैमरा फुटेज के ऊपर। ठीक है ना मैडम? तो इसके पीछे आप ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, इनको आप कोई पॉलिटिकल एजिटेशन या को उसी के दायरे में आप उनको नहीं रख सकते। इसका मतलब बहुत बड़ा है और ये साजिश एक बहुत बड़ा डीप स्टेट का ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशंस में ये सामने आ गया। नहीं तो सोचिए कैसे वीडियो आर्ट ऑफिस के सामने करीब 1500 के ऊपर जो है आदमी पहुंच जाते हैं और आप सुनकर हैरान होंगे इन 1500 आदमी को कैसे बुलाया गया। ये भी बहुत बड़े टेक्निक है। टेक्निक है क्या? ई रिक्शा से माइकिंग हुआ। दूसरा बात, जहां पे हम लोग को डेली 5 बार एक पर्टिकुलर वर्क का जो है याद दिलाया जाता है, वहां से माइकिंग हुआ। जो आप सारे इकट्ठा होइए और इसके विरोध में, एसआईआर के विरोध में आपको आवाज उठानी है। नहीं तो 1500 आदमी एक दिन में, एक कुछ घंटे में एक साथ ये करना आसान नहीं है।
और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये जो मेन एक्यूज है ये तो सिर्फ मोहरा है। मोहरा इसीलिए है क्योंकि ये बेचारा ये इंसान गरीब नहीं, ये कभी ईआईएम का कैंडिडेट हुआ था 2021 इलेक्शंस में, तो इसलिए इसको मोहरा बना के अब एक नैरेटिव कराया गया जो एएमआईएम का और वैसे साहब और आईएसएफ मिलके ये सब कराया। बट अब और भी मतलब रिवीलिंग फैक्ट जो है, ये सारे माइकिंग का इंतजाम और सारे जो है मॉब, इनके पीछे पूरा सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे था, उनके मदद से ये सारे सब कुछ कराया गया। अब तो डायरेक्टली नहीं था, लेकिन सिविक वॉलंटियर जिनको इन्होंने हिरासत में लिया है, उससे पता चला जो यही सारे जो है ऑडियो सिस्टम, माइक्रोफोन और ये सब इंतजाम इन्होंने किया। इसके पीछे 22 बीएलओ को भी कलकत्ता में बुलाया गया, एनआई इन्वेस्टिगेशन, एनआई हेडक्वार्टर में। इसलिए क्योंकि इन्हीं बीएलओ जो है, इनके सबसे ज्यादा जो इन लोगों का काम था जो है इम्यूनरेशन फॉर्म को अपलोड करना डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अगर उल्टा सीधा अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नाम जो है एडजुडिकेशन में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोडेशन तो कहीं दिल्ली से बैठ के नहीं हुआ, ये कलकत्ता के ईसीआई ऑफिस में नहीं हुआ। अपलोडेशन तो वही पंचायत में, वही बीडीओ ऑफिस को वहीं पे हुआ। तो इन लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली, जो एसआईआर को उल्टा सीधा करके इलेक्शन कमीशन जो एक सरकार का, एक देश का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको कैसे नीचा दिखाया गया। इलेक्शन कमीशन का और कोई काम नहीं था जो एक, अब सोचिए 12 स्टेट में एसआईआर हुआ, कहीं पे ऐसा आपको दिखने में आया जहां पे जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ा ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जांच करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। एक दूसरा बात है, अब देखिए तमिलनाडु में एसआईआर हुआ जहां पे बीजेपी का सरकार नहीं है, ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो करीब करीब सेम है एज वेस्ट बंगाल, लेकिन वहां पे एसआईआर में अगर वेस्ट बंगाल में 91 लाख डिलीट हुआ है, वहां पे तमिलनाडु में करीब 1 करोड़ के ज्यादा, 1 करोड़ के आसपास जो है डिलीशन हुआ। लेकिन वहां पे आपको कुछ कंप्लेन मिला या कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकारी आदमी जो मुलाजिम जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये एसआईआर ये सारे जो है गलत हो रहा है और ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे कर रहा है और सब मिले जुल जो कहीं पे नहीं है। केरला में सुना आपने, छोटा सा स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्टोरेट काफी कम है वेस्ट बंगाल के मुताबिक या तमिलनाडु के मुताबिक, लेकिन एक भी नहीं है, वहां पे भी ऑपोजिशन सरकार में है। तो यहां पे क्यों? यहां पे इसीलिए क्योंकि इनका एजेंडा ही था इलेक्शन कमीशन, या इनका देखिएगा आप सारे देखिए, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ये चैलेंज करते हैं। मतलब पूरा भारत में जो कानून है वो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होता है, यहाँ के कानून अलग है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा है जो आप और हमारे पास वेस्ट बंगाल का, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है यहाँ पे आने के लिए, सिर्फ यही एक छूट गया। ये भी जानकारी आ रही है सर कि स्थानीय लोगों ने इस घटना में बांग्लादेशी जमात की भूमिका के बारे में बयान दिए हैं, जो जांच चल रही है, और एनआईए इन बांग्लादेशी जमात और फंडिंग के सोर्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश भी कर रही है। और देखिए, जैसा कि आपने कहा, बीडीओ कार्यालय के कुछ लोग, उनका सीधा नाम आ रहा है इसमें, वो सब 100% मैम, जिन लोगों ने जैसे आप बता रहे हैं कि दस्तावेज अपलोड किए। जी सर, बिल्कुल। बीडीओ ऑफिस में जो काम करते, कौन करता है? वो तो सरकारी अपॉइंटेड कर्मचारी है, ठीक है ना। तो उनके सामने, उनके रहते हुए भी ये एजुकेशन प्रोसेस चल रहा था।
ठीक है, तो डायरेक्टली मैं कह रहा हूं, आज आई एम फोर्स टू से, ये इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है सरकार का है इस प्रोसेस को रोकने का। एक दूसरा है, ये लोग सारे ये कॉन्स्पिरेसी में बिल्कुल भागीदार उतना ही है जिसमें ये जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बनाया जाए। अब सोचिए, बीडीओ ऑफिस जो सरकारी कार्यालय है, वहां पे कैसे जुडिशियल ऑफिसर को 13 घंटा तक बंधक बनाए रख सकते हैं? आप सोच सकते हैं इनका मतलब क्या है। और ये जो लेडी जुडिशियल ऑफिसर को 8 घंटा, इंक्लूडिंग ये जब वहां से उनको जो रेस्क्यू किया गया, उनका गाड़ी पे जानबूझ के और प्लान के मुताबिक अटैक हुआ। ऐसा नहीं है जो कोई सड़क पे खड़े है और पत्थर उठा के फेंक दिया, ऐसा नहीं है मैम। जानबूझ के सड़क के ऊपर लकड़ी जितने सारे है, सामान अवन पत्थर वत्थर सब रखा गया, जानबूझ के इनका पायलट कर पे के पत्थरबाजी हुई। इनके ड्राइवर जो है अभी एडमिटेड है हॉस्पिटल में, राम प्रसाद मंडल करके, और जो अभी एनआईए के हिरासत में है, एनआईए के मतलब उनके देखभाल में है, निगरानी में। तो ये सब कैसे हो सकता है? और लोकल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, लोकल पुलिस को कुछ मालूम नहीं है, कभी हो सकते है क्या? एंड सर, मैम, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से, जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी आईपैक के ऑफिस पर, और वो खुद पहुंच गई अपना पूरा सरकारी अमला लेकर के, और वहां पर उन्होंने उनके काम को बाधित ही नहीं किया, बल्कि वहां से कुछ डॉक्यूमेंट भी उठा लिए, उन्होंने वहां से लैपटॉप ले लिया, वहां से उन्होंने पेन ड्राइव ली और भी तमाम फाइलें लेकर के वो मीडिया के सामने आ गई और बता रही है कि मैं ये और मैं वो। और अब जिस तरीके से होस्टेज की हमने खबर सुनी, तो इनका हौसला जो है वहीं से तो मिला इनको, कि जब हमारे प्रदेश की सीएम ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली में एनआईए की अदालत में एक अलग से फ्रेश एफआईआर दर्ज की है। ये लोग कौन है? बिल्कुल मैम, इसीलिए एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली एनआईए कोर्ट में एफआईआर अलग से लॉन्च किया। ये 12 एफआईआर के अलावा एक और एफआईआर जो दिल्ली में लॉन्च हुआ, क्योंकि इनको मालूम है जो ये रूलिंग पार्टी का 2 मिनिस्टर का नाम सामने आ रहा है, एक तो शबीना यास्मीन और एक मनिरुल शेख। यही वो आदमी है, जब एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था उस टाइम में इन्होंने बीडीओ ऑफिस में जाके तोड़फोड़ किया था, और खुलेआम, जैसे बहुत बड़े अचीवमेंट के ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लेकर के आए और खुलेआम बोल रहे हम इसका ये करते हैं, एजुकेशन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ करीब बहुत लोगों का नाम कट गया। अब नाम कट के उसके लिए जिम्मेदार कौन है? या तो वो इंसान हो सकता है या तो बीएलओ हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के कहां कैसे रोल है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारे जो है आप इन लोग जो है टारगेट कर रहे इलेक्शन, उनका क्या काम है? अरे कराए तो आपका अपना बीएलओ सरकारी जो कर्मचारी है, आपने सही बीएलओ या सही क्वालिफाइड जो, अरे कुछ तो कैटेगरी होगा जो, अब सोचिए जो स्कूल में जो मिड डे मील का खाना बनाता है, क्या आप उनसे बीएलओ का काम कराएंगे? या क्लास डी, क्लास ग्रुप सी, ग्रुप डी जो कर्मचारी है उनको नाम आप बीएलओ के लिस्ट में देंगे? यही तो मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में जब उठा, तब सुप्रीम कोर्ट बोला आप क्वालिफाइड दीजिए, आपने क्वालिफाइड नहीं दे पाए तो देन इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने दीजिए अपना आदमी, और उनको ट्रेनिंग दे करके भेजे। इनको प्रॉब्लम है, अब देखिए इलेक्शन का काम में कौन ट्रेनिंग देंगे? इनका पिटीशन मतलब अजीब गरीब पिटीशन होता है, पता नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग नहीं सकता। अरे क्यों नहीं दे सकते? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कौन ट्रेनिंग देगा? पुलिस देंगे, राइट? या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो किस की केस सुनेंगे? जितना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, आईएएस है, आईपीएस है, उनके लिए ये ट्राइब्यूनल है। आर्मी में जो कोर्ट मार्शल होता है, कहां पे कानूनी कार्रवाई होता है? आर्मी कोर्ट में। लेकिन इनका अजीब लॉजिक था, इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रेनिंग दे सकते? अरे इलेक्शन कमीशन नहीं देंगे तो कौन देंगे? तो ये सारी चीज जो है बेसिकली, अगेन मैं शुरू से जो बोल रहा है, ये एक वर्ग है हमारे देश में जो बनाया गया या बन गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा चैलेंज करता है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता है, इस देश के कानून को चैलेंज करते हैं, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जैसे ईसीआई हुआ, सीबीआई हुआ, ईडी है, या कोई भी जांच एजेंसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको चैलेंज करना। क्या पश्चिम बंग में क्या अलग कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो भारत के अंग राज्य है ना, हम माने या नहीं माने? हम सोच सकते हैं जो हम बांग्लादेश के हैं, लेकिन हम तो, हमारा क्या बड़ा नागरिकता जो ये तो भारत में है। और अगर कहीं से पता चल जाता है जो मेरा पास इस देश का नागरिक नहीं है, तो बॉल खड़ा कर दो, कैसा नागरिक नहीं है? हम तो यहाँ पे है 20 साल से, 25 साल से, मेरा माँ बाप। अरे भाई साहब, आप जो नागरिक है, ये आपका जिम्मेदारी है। कोई आपको भागा नहीं रहा है, कोई आपको डिटेंशन कैंप में, आप ये तो सिर्फ बोल रहे हैं जो आप यहाँ पे पैदा हुए यार, आपका बाप बाप क्या लीकेज क्या है? जो पहले वोटर का है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के पास, उससे लिंकेज करो। और अगर बताइए मैम, जो सरकारी कर्मचारी, हम ये नहीं पूछ रहे कि किनको कितना कंप्यूटर चाहिए है नहीं है, क्योंकि आज के दिन में वेस्ट बंगाल में जो एजुकेशन क्वालिटी है इतना डिटोरिएट कर गया, तो बहुत लोगों को ये भी हो सकता है जिनका कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई नॉलेज ही नहीं हो और वो सब बीएलओ बन गया। उससे अनजाने में हो सकता है, मैं पूरा डिस्काउंट देता हूं, उनका अनजाने में कुछ गलती हो गया, हो सकता है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। लेकिन जब आपको मौका मिला तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या हार्ड कॉपी लेकर के आप जाइए, आप देखिए। मैडम, ऑन एन एवरेज हम कई लोगों से बात किया, सिर्फ अर्बन कलकत्ता के नहीं, मतलब रिमोट एरिया में भी जिन लोगों के साथ बात किया, उनको मुश्किल से 3 से 5 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट, जो 14 डॉक्यूमेंट है वो लेकर के पहुंचा तो उनको हो गया। अब कैसे बोल सकते हैं कि एसआईआर के चलते बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, एसआईआर के चलते बीएलओ को जान जा रहा है, इतना काम का प्रेशर है? भाई साहब, काम का प्रेशर है, काम सबको करना पड़ता है, और आप मुफ्त में नहीं काम कर रहे हो। और ये आपका रूल बुक में लिखा हुआ है, आपको सरकारी कर्मचारी हो, आपको सरकार के कोई भी काम में आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपको नॉलेज, आपका एक्सपर्टाइज उसमें इस्तेमाल होगा, लेंगे। और सर, इसमें आप जमात का क्या रोल देख पा रहे हैं? जमात का बहुत बड़ा रोल है मैम, क्योंकि देखिए, ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, कोई भी एजुकेशन के पीछे मुफ्त का रोटी से नहीं होता है, या भूखे पेट से एजुकेशन नहीं होता है। इनका फंडिंग, इनका सोर्स, ये सारे सब कुछ आपको 13 तारीख इन्होंने फिर रिपोर्ट देंगे, एनआईए ने, सुप्रीम कोर्ट में, आपको सारे पता चल जाएगा, खुलासा हो जाएगा कैसे फंडिंग हुआ। और ये आज के नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये सेम पैटर्न है। जिस पैटर्न में जो है इस एजुकेशन में पहले महिला को रखा गया, क्यों? क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बाधा देने के लिए,
आपको पता है हमारा जो संस्कार है, जो सिस्टम है, हम हमेशा कोशिश करते हैं महिला को पहले सेफ्टी और सेफ रखे, सिक्योर रखे। तो इसीलिए एजुकेशन के सामने महिला रख दो। वही जो पैटर्न अपने शाहीन बाग में देखे, जो पैटर्न अपने इतने साल में कश्मीर में देखे स्टोन पेल्टिंग के केसेस में, जो पैटर्न आपको कहीं पे भी और कहीं पे भी दिखता है, वही सेम पैटर्न। तो मतलब इसका मतलब क्या है? ग्रामर बुक तो वही है। और सर, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने जो मंत्री हैं शबीना यास्मीन और मनीरुल इस्लाम, इनको भी पहचाना है, जो मेन आरोपी है। हालांकि जो ममता दीदी वो दूसरे पे डाल रही है सारी बात। सर देखिए, ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं, वहां के मतलब जो जमीन पे जो रहने वाले हैं, ठीक है, और ये लोग खुले आम बोल रहे हैं कि पहले इन दोनों को अरेस्ट करो। ये पब्लिक डिमांड है। लेकिन होता है क्या, जब सरकारी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जब कोई इन्वेस्टिगेट करता है तो उनके पास सबूत होना चाहिए अरेस्ट के लिए, कोई वजह होना चाहिए। नहीं तो हमारे जुडिशियरी इतना स्ट्रांग है, बिना सबूत के किसी को आप एक दिन तक अंदर नहीं रख सकते हैं। तो सबूत चाहिए ना। किसी को कह देने से या मानने से या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत अगर दिखता है कि ये लोग खड़े हैं और ये लोग भड़काया, ये लोग बिल्कुल शामिल थे, जैसे पब्लिक जैसे बोल रहे, ये हम नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे, पब्लिक, वहां के लोग, लोकल्स जो बोल रहे हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये लोग हिस्ट्री शीटर है। ईद के पहले ये लोग जितना एजिटेशन हुआ ये मालदा, मुर्शिदाबाद, इस बेल्ट में, उसमें सारे में ये लोग शामिल थे, अलग विद जमात, बांग्लादेश से जो एलिमेंट है। अब तो मैडम, जिस हिसाब से सफाई चल रही है और जिस हिसाब से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पे दिया गया, आप ये बताइए, ये मतलब एक वॉर जोन से किसी भी तरीके से कम नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे सरकार कौन बनाएगा वो तो जनता डिसाइड करेंगे। लेकिन इस केस में मैं आपको बता देता हूं, कोई भी सरकार में आए, एक भी आदमी छूट नहीं जाएगा। स्पेशली जो सरकारी, जो इनकी जो सरकार तंत्र जो है, जो काम करते हैं, इनके पीछे सपोर्टेज करने पे एंटी इंडियन एक्टिविटीज में एक भी आदमी को छोड़ नहीं दिया जाएगा। सरकार कोई भी बनाए, वो तो जनता डिसाइड करता है ना। वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। आपने सर बहुत बड़ी बात की है, और जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि बहुत सारे अफसर उन पर गाज गिरे, जो ममता दीदी के बहुत क्लोज हैं। क्योंकि अब ये बात वहाँ के स्थानीय लोग ही बता रहे हैं कि आंदोलन में बीएलओ भी शामिल थे, उनकी पहचान कर ली गई है। इधर एनआईए भी बहुत एक्टिव हो गई है, अपना पूरा काम कर रही है। उधर बॉर्डर पे जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। तो सर, आने वाले समय में ये सब कुछ देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।